नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट। सत्र 2021-2022 के लिए राजस्थान बोर्ड ने भी NCERT का कोर्स लागू कर दिया है अब की बार। तो अब की बार NCERT का कोर्स के अकॉर्डिंग ही हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान बोर्ड और NCERT का जो सिलेबस है उसमें कुछ पॉइंटों का ही अंतर है, बाकी सेम वही टॉपिक रहते हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कुछ अतिरिक्त हैं और थोड़े हाई लेवल में क्वेश्चन हैं। अधिकतर आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो आपके NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। इस कारण से ही राजस्थान बोर्ड के द्वारा भी NCERT कोर्स को लागू किया गया है, ताकि संपूर्ण देश में एक समान कोर्स हो। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो टॉपिक है उसमें अपने पास पहला जो टॉपिक है एक तरह से विद्युत आवेश है, और विद्युत आवेश से रिलेटेड ही आपके क्षेत्र है। यहाँ क्षेत्र का अर्थ होगा विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षेत्र से रिलेटेड। फिर अपने पास में आएगा गाउस का नियम, जो इनसे ही रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम चार्ज से रिलेटेड सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चार्ज क्या होता है, इसके द्वारा कौन से बल लगते हैं, क्या घटनाएं होती हैं, चार्ज होता क्या है। तो अब हम थोड़ा ध्यान दें कि जिस प्रकार से फिजिक्स का अध्ययन है वो हम अनेक ब्रांचों में करते हैं। जैसे प्रकाश का अध्ययन अगर हमें करना है तो हम प्रकाशिकी के अंदर अध्ययन करेंगे, ध्वनि का अध्ययन करना है तो ध्वनिकी के अंदर करेंगे। ऐसे जैसे न्यूटन की गति का अध्ययन करना है तो वो हम यांत्रिकी में करते हैं, मैकेनिक्स में। तो इस प्रकार से अगर हम चार्ज का अध्ययन करेंगे तो चार्ज का अध्ययन कौन सी ब्रांच में किया जाएगा। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व। अब यह जो ब्रांच है इसके दो भाग हैं। फर्स्ट भाग जो इसका है वो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी। तो इसे हम धारा वैद्युतिकी भी कह सकते हैं या गतिक धारा वैद्युतिकी भी कह सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। तब लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 जो होगा, जो आपकी फिजिक्स का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच के अंदर इनका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद जो आपके लेसन नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6 ये जो होगा वो आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होगा। उसके बाद लेसन नंबर 7 और 8 जो है वो आपके AC विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। अब हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है यानी स्थिर वैद्युतिकी जो है, जो हम इस ब्रांच में इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तो रियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी, यहाँ शब्द दे रखा है स्थिर। तो यहाँ स्थिर वैद्युतिकी जो है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हमारे पास में जो चार्ज है, जो आवेश है, अगर वह आवेश स्थिर अवस्था में है, अर्थात स्थिर अवस्था में स्थित किसी आवेश के सभी गुणों का अध्ययन फिजिक्स की जिस ब्रांच में किया जाता है वह ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यदि आवेश गतिमान है, तब
उस गतिमान आवेश के गुणों का जो अध्ययन होगा या उसके द्वारा जो क्रियाएं होंगी उन सब का अध्ययन कौन सी ब्रांच में किया जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन करेंगे हम स्थिर आवेश के गुणों का और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम अध्ययन करेंगे गतिमान आवेश के गुणों का। तो हमारा जो चैप्टर है लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, तो वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होगा? स्थिर आवेश पर। तो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में जो भी क्रियाएं होंगी वो सभी क्रियाएं स्थिर आवेश से रिलेटेड होंगी। तो हम देखेंगे कि आवेश रियल में फिर होता क्या है। हम बात कर रहे हैं बार बार कि स्थिर आवेश के गुण ऐसे होंगे, उसके द्वारा बल लगेगा, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि आवेश होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ये आवेश है क्या। तो सबसे पहले तो स्थिर वैद्युतिकी की हम परिभाषा को ढंग से समझ लें और उसको लिख लें कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती। और जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती, जिसका अध्ययन करेंगे हम लेसन नंबर 3 से। एग्जाम में इसकी परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इस यूनिट में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को पता चल गया कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेशों के बारे में। प्रकृति के जो मूल बल हैं वो हमारे 4 होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल। तो हमने एक बल का अध्ययन किया, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल जिसके बारे में हमने 11वीं कक्षा में अध्ययन किया है। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय जो बल है उसमें हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था 11वीं क्लास में कि आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अभी हम पूरी डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम 11वीं कक्षा में जो थोड़ा सा अध्ययन किया था उसके बारे में देख रहे हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इनमें भी हमने थोड़ा सा देखा था कि यदि 2 धनात्मक आवेश एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को दूर भेजते हैं। इसी प्रकार से 2 ऋणात्मक आवेश हों, नेगेटिव चार्ज हों, तो वो भी एक दूसरे को दूर भेजते हैं, जो कक्षा 11 में थोड़ा सा बताया गया था। इसी प्रकार से एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश होता है तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में क्यों समझाया जा रहा है? यहाँ से अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जब प्लस आवेश के पास में होता है तो वो प्रतिकर्षित होगा तो वो चलेगा, अर्थात वो गति करेगा। इसी प्रकार से 2 ऋणावेश होंगे तो वो भी थोड़े दूर जाएंगे और दूर जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे? गति करेंगे। जब ये आकर्षित होंगे तब भी क्या करेंगे? ये गति करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहे हैं। तो गति करने वाले आवेशों का अध्ययन तो हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो क्या ऐसे आवेशों का अध्ययन हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे या स्थिर वैद्युतिकी में करेंगे? तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आवेश गतिमान हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो अध्ययन है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यदि आवेश जो गति कर रहे हैं, अगर वो गति आपस में क्रियाओं के द्वारा हो रही है, या हम ये कहें कि इन आवेशों की गति करने में किसी बाह्य बल स्रोत का योगदान नहीं है, अर्थात तो यहाँ पर आवेश जो है किसी बैटरी या सेल के द्वारा गति नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक दूसरे के प्रभाव से गति कर रहे हैं। तो जब वो एक दूसरे के प्रभाव से गति करेंगे तब उनका अध्ययन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की वजह से जो गति हो रही है, तो इनका अध्ययन किस में किया जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम
कि आवेश होता क्या है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि आवेश स्थिर होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। तो आवेश है क्या जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश क्या होगा उसका सारांश हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखें कि लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी थे जिनका नाम था थैलस। तो उन्होंने देखा कि एक एम्बर नामक पदार्थ है, एक पीले रंग का कोई पदार्थ था। तो उस पीले रंग के पदार्थ को ऊन या रेशमी वस्तु से जब रगड़ा गया तो उन्होंने पाया कि पदार्थ एम्बर था वह छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज़ के टुकड़े या लकड़ी की छोटी छोटी टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया था। थैलस उन्होंने पाया कि एम्बर नामक जो पदार्थ था वो ऊन या रेशमी वस्तु से जब उसको रगड़ा गया तो उन्होंने पाया कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। हल्की वस्तु, कागज़ के छोटे टुकड़े या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल हल्के, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लग गया था। तो यहाँ पर उन्होंने ये घटना पाई। बाद में ऐसे कई और उदाहरण मिले जिन्हें आपस में रगड़ने पर, और भी कई ऐसे पदार्थ या वस्तुओं का जोड़ा प्राप्त हुआ जिन्हें आपस में रगड़ने पर वो वस्तुएं भी अपनी ओर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लग गई थी। रगड़ने से पूर्व वो आकर्षित नहीं कर रही थी, लेकिन रगड़ने के बाद वो आकर्षित करने लग गई। तो यहाँ पर ये देखा गया कि रगड़ने से पूर्व उनका व्यवहार कुछ और था और रगड़ने के बाद उनमें ऐसा गुण आ गया जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो यहाँ से यह सारांश निकाला गया कि रगड़ने के बाद उनमें ये जो गुण उत्पन्न हुआ है वह गुण ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पर थैलस ने ही नहीं देखा, बाद में और भी कई वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बाद में इसका सॉल्यूशन किया और हल किए। तो मेन रूप से 1600 ईस्वी में इसका एक तरह से प्रचलन हुआ और उन्होंने प्रयोग स्टार्ट किया अनेक, जहाँ से वैद्युत आवेश को प्राप्त किया गया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश जो है वो किसी वस्तु या पदार्थ का एक गुण है जो एक तरह से सामान्य पदार्थ से कुछ अलग व्यवहार करने लग जाता है। उस गुण को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से ही व्युत्पन्न हुआ है और इलेक्ट्रॉन जिसका अर्थ एम्बर ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्बर से इलेक्ट्रॉन शब्द निकला और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द बना है वो वहीं से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे अनेक युग्म थे, जोड़े थे वस्तुओं के, जिनको परस्पर रगड़ने पर वे सामान्य से अलग व्यवहार करने लगते हैं। व्यवहार में आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए पेन है और पेनों को अगर हम बालों के घर्षण करवाएं, बालों की रगड़ें और रगड़ने के बाद अगर हम छोटे छोटे मिट्टी के कणों के पास ले जाएं, टच नहीं करें, तो इसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। बालों की जब नहीं रगड़ेंगे फिर मिट्टी के कणों के पास ले जाएंगे तो मिट्टी इसकी नहीं चिपकती है, लेकिन यदि रगड़ने के बाद यहाँ ले जाते हैं तो इसके पास छोटे छोटे मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। तो ये रगड़ने के बाद जो गुण उत्पन्न हुआ वो गुण ही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश सीधा सा हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो नॉर्मली अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करने लग जाता है। तो वही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश। लेकिन परिभाषा के रूप में अगर इसको हम समझें तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि वैद्युत आवेश रियल में होता क्या। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है या मूलभूत गुण है। यानी आवेश जो है किसी पदार्थ का एक गुण है और मूलभूत गुण का मतलब ये होता है कि ये गुण उस वस्तु में परमानेंट स्वयं ऑलरेडी होता है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ऐसा क्यों है तो है,
उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो गुण क्या कहलाता है? उसका मूलभूत गुणधर्म कहलाता है। जैसे हमने देखा है गुरुत्वाकर्षण बल में, जैसे गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है? जो हमने लेसन नंबर 8 11th क्लास में देखा था, तो उसका जो फॉर्मूला हमने देखा था F बराबर G(m1m2/r²), यह था गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। तो यहाँ पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? m1 व m2 के कारण। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्पन्न हो रहा है वह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान के कारण। कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, जैसे पृथ्वी है, द्रव्यमान है, तो पृथ्वी जैसे यहाँ से थोड़ा ऊपर से पैन को छोड़ें तो पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर पृथ्वी में द्रव्यमान नहीं होगा तो ये पैन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये जो पैन है वो इसकी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते थे। इस क्षेत्र में कोई दूसरी वस्तु लाते हैं तो वह आकर्षित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वह किसके कारण लग रहा है? द्रव्यमान के कारण। यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 मान लिया, यहाँ पर द्रव्यमान m1 था, तो यह m2, तो यहाँ पर यह वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है वह भी किसके कारण अनुभव कर रही है? द्रव्यमान के कारण। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? द्रव्यमान की वजह से। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसका अनुभव भी किसकी वजह से हो रहा है? द्रव्यमान के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होगा द्रव्यमान के कारण। तो किसी पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण है, वो गुण कौन सा है? द्रव्यमान, जो ऑलरेडी उसके अंदर होता है, जिसके कारण वह गुण जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है, वह गुण क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो सेम इसी प्रकार से वैद्युत आवेश भी किसी पदार्थ का एक परमानेंट गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि द्रव्यमान है तो इसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, या जिसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस वस्तु के चारों ओर द्रव्यमान के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ, गुरुत्वीय क्षेत्र, और उस क्षेत्र में जब कोई दूसरी वस्तु आई तो उसके ऊपर बल अनुभव हुआ। तो सेम इसी प्रकार से वैद्युत आवेश भी किसी पदार्थ का गुण है और उस वस्तु के चारों ओर इस गुण के कारण या तो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वहाँ पर एक बल लगेगा। अब यदि उस क्षेत्र में यदि किसी दूसरी वस्तु को लाते हैं तो वह वस्तु वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करती है, तो वह अनुभव भी किसकी वजह से करेगी? आवेश के कारण। तो हम यह कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वस्तु के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। तो उत्पन्न होना और अनुभव होना दोनों ही किसके कारण है? आवेश के कारण। तो यह जो गुण था जिसके कारण यह क्षेत्र उत्पन्न हुए या इन क्षेत्रों का अनुभव हुआ, वो गुण कौन सा कहलाएगा? आपके वैद्युत आवेश। यहाँ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण वस्तुएं आपस में या तो प्रतिकर्षित होती हैं या आकर्षित होती हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल उत्पन्न होता है
या उस बल का अनुभव होता है, वह गुण कौन सा गुण कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर आवेश से संबंधित तो ये जो गुण यहाँ पर डेवलप हुआ, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न हुआ जैसे वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण वो कुछ अलग व्यवहार कर रहे थे, तो वो अलग व्यवहार ही एक तरह से उसका क्या हुआ है? तो वो अलग व्यवहार करने का जो गुण था, वो गुण ही क्या कहलाता है? उसका वैद्युत आवेश। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो अलग व्यवहार कर रहा था तो उसके चारों तरफ या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया या उसके चारों तरफ क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और जब वो दूसरी वस्तुएं जो थी, जो उसकी ओर आकर्षित हो रही थी, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रही थी? अनुभव कर रही थी। सारांश में हम इसको ये लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अथवा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है, तो वह गुण कहलाता है पदार्थ का वैद्युत आवेश। तो यहाँ पर आवेश से संबंधित हमने संकल्पना का अध्ययन किया कि आवेश क्या होता है। तो यहाँ जो एक पेज का हमने अध्ययन किया उसका एक ही रिजल्ट है या सारांश है कि आवेश जो है वो किसी पदार्थ का एक गुण है। जो हम एक प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान वस्तु जब अलग व्यवहार करने लग जाए तो इसका मतलब वो जो गुण था जिसकी वजह से वह अलग व्यवहार कर रही थी, वह गुण ही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। और जब वस्तु अलग व्यवहार करने लग जाती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु अल्प विद्युन्मय या अल्प आवेशित हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु ने अल्प आवेश अर्जित कर लिया है।